गुलाम है जनता का, वो मालिक नहीं है। जनता चाहती है कि इस बार ये चुनाव 2024 का लोकसभा चुनाव बैलेट पेपर से होगा, मतलब बैलेट पेपर से ही होगा। लोगों को रिक्रूट किया जा रहा है, तो बिल्कुल एक कोशिश है कि जो पढ़ने की जगह है। मेरे लिए वोटर ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना सिख है, ना ईसाई है। मेरे लिए वोटर हिंदुस्तान का वोटर है और वो मूल मुद्दों से परेशान है और वो परिवर्तन चाहता है। वो चाहता है कि जिस दम और अहंकार से ये सरकार चल रही है, जब 4 महीने की चरम सीमा पर महंगाई है, कोई चर्चा सुनाई दे रही है आपको? सरकार ने कुछ कहा है इस महंगाई को लेकर? 9.5% पर खाद्य में महंगाई है। फूड इन्फ्लेशन 9.5% पर है, शहरी क्षेत्रों में 10% पर है। सरकार के चेहरे पर शिकन आ रही है? नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि खड़े होकर कह देंगे जी हम तो लहसुन प्याज नहीं खाते, कुछ और भी बोल देंगे हम ये चीजें नहीं खाते। आपके सीधे सवाल का जवाब मैं बिल्कुल देना चाहती हूं। आज जनवरी की 16 तारीख हो गई और असलियत यह है कि गठबंधन की सारी बातें ना सार्वजनिक रूप से की जाती है, ना आज तक के स्टूडियो में बैठ के करूंगी। जो मकान खरीदे गए पिछली बार की तुलना में वो 24% ज्यादा है। सामान्य मकान, जो लग्जरी मकान कहते हैं कि जिनकी 1.5-2 करोड़ से ऊपर की कीमत होती है, उसमें 31% की वृद्धि हुई है। रोजगार की बात करते हैं कि जब इनकी सरकार थी उस समय 11 करोड़ ईपीएफओ इंप्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम के खाते थे, अब 27 करोड़ है। तो 16 करोड़ कोई ऐसा तो नहीं अपने आप किसी ने खाता खुलवा दिया और उसमें उसका नियोक्ता पैसा भी डालने लगा। हाँ, और एक बात और कह दूं, चलिए तो उसका जवाब था, आपने कहा हिंदू वोटर की चिंता नहीं, बिल्कुल सही बात है। इनको हिंदू वोटर थोड़ी चिंता है, इन्होंने बिल्कुल अच्छी बात बोली है। ये आंशिक सत्य बोला। इन्होंने कहा वोटर को हिंदू मुसलमान में नहीं देखते, वोटर को हिंदू में नहीं देखते, क्योंकि हिंदू में अगला पिछड़ा करना है, उत्तर दक्षिण करना है, तमिल हिंदी कर लेना है, बड़े आराम से कर लेंगे। इनका तो बहुत साफ सिद्धांत है, इनको हिंदू वोटर की चिंता नहीं करनी है। 20% अपना है, 80 में टुकड़े करना है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। क्या कहा? कारें ज्यादा खरीदी जा रही है, लग्जरी घर ज्यादा खरीदे जा रहे हैं। अरे प्रभु, इसीलिए तो कहते हैं आप सूट बूट की सरकार है। आईटीसी और एचयूएल 2 एफएमसीजी कंपनी है। मंजन, तेल, साबुन, जो चीजें गरीब से गरीब व्यक्ति भी खरीदता है वो चीजें वो बेचती हैं। माइनस में उनकी ग्रोथ रेट आ रही है, माइनस में प्रॉफिटेबिलिटी है। क्यों? क्योंकि गरीब ये छोटी छोटी रोजमर्रा की चीजें नहीं खरीद पा रहा है। कंजम्पशन का मानक एफएमसीजी होता है, कंजम्पशन का मानक लग्जरी बिला नहीं होता। लेकिन आप नहीं समझ सकते क्योंकि आप सूट बूट पहनकर 15 लाख का सूट करके नहीं समझ सकते। यही नहीं, अभी और सुनिए। आप तो देश को उस कगार पर ले आए कि 80 करोड़ लोगों को अगर आप फ्री का राशन ना दीजिए तो वो लोग भुखमरी से मर जाएं। और ये मेरा डेटा नहीं है, ये सरकार का डेटा है। यूपीए की बात छोड़ दीजिए, अपने ही पहले से कंपेयर कर लीजिए तो डूब चुकी अर्थव्यवस्था अगर ना डूबती तो 80 करोड़ लोगों को आपको फ्री का राशन ना देना पड़ता। झूठ बोलते वक्त, आंकड़े कोट करते वक्त थोड़ी सी बुद्धि, थोड़ी सी अगर मलूक नागर जी का भी दर्द समझा जा सकता है। कांग्रेस पार्टी के लिए राजस्थान में 6 विधायक बहुजन समाज पार्टी के, इनके 97 एमएलए पिछली बार जीत के आए थे 2018 में, 6 बसपा के समर्थन कर रहे थे। साहब एक कहावत होती है, हाथी को बांधना आसान है, खिलाना मुश्किल है, मगर सोचिए खाना कितना मुश्किल है। ये आधा दर्जन हाथी खा गए। वो लोग बेचारे कहते रहे हम तो बिना शर्त समर्थन दे रहे हैं, हमारी पार्टी क्यों गड़प कर ली। रुक तेरे को बता। यहाँ पर हड़प कर सरकार चलाने वालों में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोलेंगे ये तो गजब ही हो गया। मतलब इससे बड़ी विडंबना और आयरनी क्या होगी? जो आधे दर्जन से ज्यादा राज्यों में पार्टी तोड़ तोड़ कर हड़प कर सरकारें चला रहे हैं, वो हड़प कर सरकार चलाने की बात करेंगे। आज राम राज्य की परिकल्पना पर मोदी जी चर्चा कर रहे थे। क्या है राम राज्य? कि एक प्रदेश को आप उसके हाल पर छोड़ दीजिए, एक ऐसे मुख्यमंत्री पर छोड़ दीजिए जिससे जनता का विश्वास उठ चुका है। 8000 के 2-2 प्लेन है मोदी जी के पास, लेकिन एक बार मौका नहीं मिला कि 8 महीने में एक बार मणिपुर चल जाए। 10 साल प्रधानमंत्री रह चुके मोदी जी, 80 से ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी जी ने इस दौरान में कर दी, मोदी जी ने एक नहीं करी, क्योंकि आप लोगों के सवालों से डरते हैं जो सवाल पूछे ही नहीं जा रहे। बिल्कुल कष्ट की बात है। आज 8 महीने हो गए मणिपुर की घटना को। मणिपुर के साथ ये न्याय है कि कांग्रेस पार्टी ने आज तक एक भी नोटिस मणिपुर सरकार के खिलाफ नहीं दिया। ये आपकी दलील है मणिपुर न जाने के लिए? पूरी बात सुनिए, मगर शर्म की बात यह है, आपने और शर्म की बात यह है कि केंद्र सरकार के खिलाफ नोटिस दिया। क्योंकि और फिर और शर्म की बात यह थी कि पिछले 8 महीने में 1 मिनट का टाइम नहीं है इस देश के प्रधानमंत्री के पास मणिपुर जाने के लिए। शर्म आनी चाहिए आपको कोई दलील देते हुए। यहाँ पर स्वीकारना चाहिए कि आपसे गलती हुई है, गुनाह हुआ है, पाप हुआ है आपसे। मणिपुर इस देश का हिस्सा है, यह विश्वास प्रधानमंत्री को मणिपुर जाकर दिलाना चाहिए। शर्म तो उनको आनी चाहिए जो मणिपुर में जाकर सरकार के खिलाफ नहीं बोल पा रहे, वहां नोटिस नहीं दे रहे। क्यों नहीं दे रहे भाई? क्या हो गया सुधांशु जी? भाई मैं कह रहा हूं, आप मुझे पता है आपको मणिपुर के आधार पर दिल्ली की राजनीति बात कर रहे हैं आप। कुछ तो नैतिकता की धुरी पर रहिए। क्या नैतिकता है इस देश की? जिस राज्य के खिलाफ प्रधानमंत्री 2,000 करोड़ के लेके घूमता रहे, मणिपुर ना जाए। क्या बोल रहे हैं? मणिपुर सरकार के खिलाफ आपका कोई विधायक को नोटिस दे रहा है? थोड़ा तो दर्द दिखाइए, थोड़ा तो दिखाइए ना, थोड़ी तो सॉलिडारिटी दिखाइए। दिल्ली के स्टूडियो में बैठने की बजाय बैठकर आप दलील दे रहे हैं। दिल्ली के स्टूडियो में बैठकर 2 बार मणिपुर हुआ है, हमने यात्रा मणिपुर से शुरू करी, हम उनकी बात सुन रहे हैं। क्या आंसू पोंछ रहे हैं? आप राष्ट्र प्रधानमंत्री यहाँ पर बैठकर सिर्फ और सिर्फ सत्ता की गंदी लड़ाई लड़ते हैं। रुक जाइए, खत्म। साथी आप देख रहे हैं सारे एडवोकेट जो आए हैं ये इसी अधिकार के तहत आ रहे हैं। जो हमारा काम है हम कर रहे हैं, जो उनका काम है। सवाल है कि आप लोग वरिष्ठ वकील होकर के लगातार ईवीएम के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, जंतर मंतर पर भी किया, लेकिन विपक्ष सर हमेशा चुप रहता है इस मामले पर, तो फिर आखिर ऐसा क्यों? देखिए ये उनका काम। ये सवाल आप मेरे से क्यों पूछ रहे हो? भाई विपक्ष का सवाल विपक्ष से पूछो कि क्यों घर में बैठा भाई, क्यों वो नहीं आता प्रोटेस्ट में। लेकिन उसका सवाल मेरे से पूछ रहे हो आप, पर मैं इसका जवाब देता हूँ। देखिए हमारा काम जनता की आवाज उठाना, इसलिए हम जनता की आवाज उठा रहे हैं। नेता का अक्सर जो होता है, राजनेता, वो चाहे पक्ष में हो या विपक्ष में, उसका बहुत कुछ बिगड़ता नहीं है। हमेशा जो बिगड़ता है वो पब्लिक का बिगड़ता है। हमेशा तबाही होती है पब्लिक की होती है, बर्बाद होती है तो पब्लिक होती है, महंगाई की मार पड़ती है तो पब्लिक पर पड़ती है, शिक्षा छीनी जाती है तो पब्लिक की छीनी जाती है, रोजगार छीना जाता है तो पब्लिक का छीना जाता है। जो कुछ भी दिक्कत आती है वो पब्लिक के सामने आती है। इसलिए
मैं ये मानता हूं कि अब जो माहौल इस देश में है उसमें केवल और केवल जनता ही विपक्ष है और जनता अपनी इस जिम्मेदारी को, विपक्ष की जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी से, पूरी और ये जो विपक्ष है, जो तमाम आचार्य वगैरह हैं, मंदिरों के पुरोहित हैं, वो कह रहे हैं कि जो अयोध्या मंदिर में उद्घाटन किया जा रहा है वो गलत है ना, मंदिर पूरा नहीं है, हम नहीं जाएंगे, हमने झुके नहीं, उन तमाम टीचर्स को निकाल दिया जा रहा है और बीजेपी आरएसएस एफिलिएटेड लोगों को रिक्रूट किया जा रहा है। तो बिल्कुल एक कोशिश है कि जो पढ़ने की जगह है, कि 24 के चुनाव में हम तमाम युवा, हम देश के जो छात्र हैं, हम सांप्रदायिक नफरत, हम जातिवाद, हम महिलाओं की असुरक्षा, इन तमाम मुद्दों पर वोट नहीं करेंगे, हम जुमलों पर वोट नहीं करेंगे, हम वोट करेंगे कि कितने रोजगार बढ़े, हम वोट करेंगे कि शिक्षा में कितनी बेहतरी हुई, हम वोट करेंगे कि महिलाएं सड़क पर खुद को महफूज मानती है कि नहीं, इन मुद्दों पर। और जनता तो वोट धर्म पर दे रही है ना, बिल्कुल दे रही है और ये कोशिश भी है। 22 जनवरी को हम देख रहे हैं जब देश भर में जो तमाम आचार्य वगैरह हैं, मंदिरों के पुरोहित हैं, वो कह रहे हैं कि जो अयोध्या मंदिर में उद्घाटन किया जा रहा है वो गलत है ना, मंदिर पूरा नहीं है, हम नहीं जाएंगे। कांग्रेस ने मना कर दिया है, पर बीजेपी इसको चुनावी रणनीति बनाते हुए मंदिर का उद्घाटन कर रही है और फिर से एक कोशिश है कि सांप्रदायिक नफरत उठाते हुए, सांप्रदायिक नफरत फैलाते हुए धर्म की नींव पर 24 का चुनाव हो। क्या देश का भला मंदिरों से ही होगा? बिल्कुल नहीं सर, हम देख रहे हैं, हम जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, आए दिन इसकी फीस बढ़ रही है, हम BA MA करके बैठे हैं, रोजगार नहीं है, हम लगातार देखते हैं कि जितने तमाम सरकारी नौकरी है उसमें वैकेंसी पे वैकेंसी खाली है, जॉब कैलेंडर नहीं निकलता है, वैकेंसी नहीं भरती है। हम देख रहे हैं टमाटर, प्याज, आलू आए साल महंगा होता जा रहा है। तो जो मुद्दे हैं हमारे, उस पर तो ये सरकार बात ही नहीं कर रही है। ये वही सरकार है जो हम देखते हैं IIT BHU में जो गैंगरेप हुआ, वहाँ पे तीनों जो कार्यकर्ता है बीजेपी के IT सेल के कार्यकर्ता है, जो तीनों अपराधी हैं। उदयपुर में रेप होता है, पता चलता है ABVP के कार्यकर्ता है। तमाम कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में, सड़कों पे हमारे साथ यौन हिंसा होती है, हमारे साथ छेड़छाड़ होती है और खुले तौर से बीजेपी ने देश भर में ये मॉडल स्थापित किया है कि बृजभूषण को, सेंगर को हम छूट दे देंगे। तो ये जो मॉडल है इम्प्यूनिटी का, ये जो मॉडल है कि रेप करो, बलात्कार करो, छेड़छाड़ करो और तुम्हें विधायक का, तुम्हें किसी न किसी तरह का टिकट दे दिया जाएगा, शाबाशी मिलेगी, इस मॉडल से बहुत डरते हैं हम लोग।